कतर में सजाए मौत का सामना कर रहे 8 हिंदुस्तानियों के पास अब सिर्फ कुछ दिनों का वक्त ही बचा हुआ है और इसके लिए पीएम मोदी की सरकार का एक्शन प्लान रेडी है। पूर्व नौसेना अधिकारियों को बचाकर वापस लाने की जिम्मेदारी ऐसे अफसर को दी गई है जो पीएम मोदी के बेहद खास रह चुके हैं। कतर में रह चुके हैं वो, वहां की सरकार से भी बेहतर संबंध है उनके। मोदी सरकार कई स्तर से कतर पर दबाव बना रही है क्योंकि कतर में हिंदुस्तानियों को सजा का पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आया है। हिंदुस्तान से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर ये वो मुल्क है जहां की कालकोठरी में ऐसे 8 हिंदुस्तानी कैद हैं जो बेगुनाह हैं। ये सिर्फ 8 नाम नहीं, ये 140 करोड़ के देश की कतर में पहचान है। ये भारत की मान है, सम्मान है, आन बान और शान है जो दोहा में सजाए मौत सुन चुके हैं। इन भारतीयों को बचाने के लिए देश के प्रधान प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने जोर लगा दिया है, यकीन दिलाया जा रहा है कि ये सभी वतन वापस आएंगे, पक्का आएंगे, 100% सकुशल आएंगे। Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. कतर की कालकोठरी में बंद 8 हिंदुस्तानियों की सकुशल वापसी का विश्वास इसलिए है क्योंकि ये सभी पूरी तरह से निर्दोष हैं। इन्हें फंसाने वाले साजिशकर्ता का पता चल चुका है। इन्हें बचाने के लिए कूटनीतिक दबाव तेज हो गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के जिन पूर्व नेवी अफसरों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। कतर में सजा के ऐलान के बाद से ही एस जयशंकर की अगुवाई वाला विदेश मंत्रालय एक्टिव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन पूर्व नेवी अफसरों के परिवार वालों से मुलाकात की। भारतीय अधिकारी लगातार कतर सरकार से संपर्क में हैं। भारत सरकार ने मामले को संभालने के लिए कतर में पूर्व भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को शामिल किया। बताया जाता है कि दीपक मित्तल पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद हैं। दीपक मित्तल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में पोस्टेड हैं। कतर में भारतीय राजदूत रह चुके हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनके वहां शीर्ष स्तर पर अच्छे संबंध हैं। कतर में भारतीय राजदूत रहते हुए उन्होंने ही 2021 में तालिबान के नंबर 1 नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकज़ई से बातचीत की थी। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद ये पहली ऑफिशियली डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हुई थी। 2019 में मित्तल तब चर्चा में आए थे जब हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई थी। इस दौरान पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, जिसका जवाब उन्होंने नमस्ते से दिया था। सरकार को भी पता है कि जरा सी ढिलाई 8 हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा मोदी सरकार तमाम कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कतर में 8 भारतीयों को डेथ सेंटेंस मिला है। ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है और इसे निकलने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। एक ऑप्शन तो यह है कि सीधा अमीर के साथ बात करके भारत सरकार ने रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनको माफ़ किया जाए, पार्डन दिया जाए। इन्हें समझने के लिए कतर की कानूनी प्रक्रिया को समझिए। पहली सजा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी लोअर कोर्ट से फैसला आता है। उसके बाद द अपील कोर्ट यानी हाई कोर्ट होता है, जहां अपील करने का विकल्प होता है, और तीसरा होता है कोर्ट ऑफ कैसेशन यानी सुप्रीम कोर्ट। कतर में भी वैसी ही न्यायिक व्यवस्था है जैसी हिंदुस्तान में। इन 8 भारतीयों को अभी लोअर कोर्ट से सजा हुई है, लिहाजा इनके पास अभी न्यायिक उम्मीद भी बची हुई है। हालांकि इन सब से इतर कतर में एक विकल्प और होता है, और वो होता है कतर के अमीर के पास माफी का। जैसे भारत में राष्ट्रपति फांसी की सजा को बदल सकते हैं, उसी तरह कतर का अमीर भी माफी दे सकता है। 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे पर कतर के अमीर कई लोगों की सजा माफ करते हैं। यूं तो विदेशी नागरिकों के मामले में ऐसा ना के बराबर होता है, लेकिन भारत के पास एक और मास्टर स्ट्रोक है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का कतर के साथ निजी संबंध। माना यह जा रहा है कि अगर विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक वार्ता सफल नहीं रहती है तो प्रधानमंत्री मोदी कतर के राजा के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे। हालांकि यह आखिरी विकल्प है। इससे पहले भारत सरकार दूसरे विकल्पों की ओर देख रही है।
आठों बेगुनाह भारतीयों की रिहाई के लिए भारत सरकार कई विकल्पों को तलाश रही है। पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और कानूनी स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। कतर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी है। दूसरा, कतर पर दबाव बनाने के लिए कतर एयरवेज पर एक्शन लिया गया है। कतर एयरवेज पे 58,000 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है और इसके लिए इनकम टैक्स ने कतर एयरवेज को नोटिस थमा दिया है। इन सब के बीच थर्ड कंट्री डिप्लोमेसी का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। तीसरे देशों के जरिए कतर पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पूर्व नेवी अफसरों को बचाया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें मध्यस्थता के लिए भारत सरकार ऐसे 2 मुल्कों से मदद लेने की कोशिश में है जिनके कतर के साथ बेहतर रिश्ते हैं। इसमें पहला है तुर्की, जिसका कतर के शाही परिवार के साथ बेहतर संबंध है। फरवरी में जब तुर्की में भूकंप आया था तब मोदी सरकार ने इस्तांबुल की बेहिसाब मदद की थी। दूसरा देश है अमेरिका। रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। भारत से अमेरिका का रिश्ता इस वक्त कितना अहम है ये दुनिया जानती है। अमेरिका और तुर्की के जरिए भारत सरकार कतर को साध कर 8 हिंदुस्तानियों को वापस लाने की तैयारी में है। भारत सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चुनौती है। कतर में जिस तरह से 8 नेवल ऑफिसर को डेथ सेंटेंस मिला है और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की है कि अरब कंट्री के साथ अपना संबंध कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, और चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, कतार हो, यूएई हो, भारत का संबंध काफ़ी अच्छा है। आपकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ही भारत के पूर्व नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जो बचाने का जो सबसे अच्छा उपाय है। और भारत की सरकार जाहिर है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बहुत कुछ न कहते हुए अपना पूरा प्रयास कर रही है। अगर तुर्की भारत की मदद करता है तो ये उस पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा जिन्होंने कतर में हिंदुस्तानियों को फंसाने के लिए महीन साजिश रची, जो कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत मिलने पर जश्न मना रहा है। एक और अहम खबर, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। सवाल यहीं से उठ रहे हैं, कतर में भारतीयों को सजा मिलने पर पाकिस्तान इतना उत्साहित क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि कतर में भारतीयों को फंसाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जाल बुना था? कतर में हिंदुस्तानियों की सजा का पाकिस्तानी कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले दोनों मुस्लिम मुल्कों के बीच के रिश्तों को समझिए। कतर और पाकिस्तान के बीच 1973 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं। साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना के जवान कतर गए थे। करीब 1,50,000 पाकिस्तानी कतर में रहते हैं, अधिकतर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। पाकिस्तान कतर से हर साल करीब 3.5 मिलियन टन LNG इंपोर्ट करता है। कतर ने पाकिस्तान में एक 1320 मेगावाट का कोल प्लांट भी लगाया है। दोनों मुल्कों के बीच $4.8 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार होता है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्क के सामने सबसे कंगाल देश किस कदर सजदा रहता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के शाही परिवारों के लिए जिन्ना के मुल्क में स्पेशल परमिट जारी होता है। होवारा बस्टार्ड एक लुप्त प्राय पक्षी है और इसके शिकार पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में ये पक्षी मिलते हैं। कतर के अमीर और शाही परिवार के 9 लोगों को इसके शिकार की इजाजत दी गई थी। कतर की शान में सजदा रहने वाला पाकिस्तान वहां के शाही परिवारों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बदले में कंगाल मुल्क को मुस्लिम ब्रदरहुड की पैरोकार कतर से विशेष कीमत मिलती है। सूत्रों की माने तो इन्हीं संबंधों का फायदा उठाकर ISI ने दोहा में भारतीयों के खिलाफ साजिश का जाल बुना। 7 जून 2022 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। कतर एयरफोर्स के कमांडर पाकिस्तानी अफसरों से मिलने के लिए पहुंचे। इस्लामाबाद में हुई इस मुलाकात में कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद अहमद अल मन्नई थे और पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू थे। दोनों की मुलाकात इस्लामाबाद के एयरफोर्स हेडक्वार्टर में हुई। दोनों के बीच की बातचीत सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के 2.5 महीना बीतते बीतते कतर में कुछ ऐसा हुआ जो हिंदुस्तान के लिए परेशान करने वाला था। 28 अगस्त 2022 को कतर में 8 भारतीयों को हिरासत में लिया गया था, जबकि 30 अगस्त 2022 को उन 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। कतर की जेल में बंद इन 8 हिंदुस्तानियों के खिलाफ मार्च 2023 में ट्रायल शुरू हुआ था।
भारतीयों पर ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले मार्च में पाकिस्तान और कतर के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। अगर रिपोर्ट को माने तो इस मुलाकात में कतर के रक्षा मंत्री खालिद बिन मोहम्मद अल अतयाह भी मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद भारतीयों पर ट्रायल शुरू हो गया। बंद कमरे में सुनवाई हुई और सिर्फ 7 सुनवाई के बाद 8 भारतीयों को सीधे सजा सुना दी गई। दोहा में सजा का ऐलान होने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले भी दोनों देशों के सैन्य अफसर एक दूसरे के साथ मिले थे। ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशा वाराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जैसे ही कतर के अफसर पाकिस्तान से लौटे, इसके 2 हफ्तों में ही अचानक कतर में लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। अब तक कतर ने सार्वजनिक रूप से आरोप के बारे में नहीं बताया है, मगर पाकिस्तानी सब जानते हैं। अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने, और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी में ये 8 भारतीय काम कर रहे थे, उसका मालिक ओमान का रहने वाला था, लेकिन उसे कतर ने छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह 8 हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी से लेकर उनको सजा देने से पहले पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों के बीच मुलाकात हुई, उससे कई सवाल उठ रहे हैं।